हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ्स में प्रश्नावली 1.2 के दूसरा क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ तथा एलसीएम होता है। क्या कह रहा है, दो संख्या है, जैसे मान लो एक संख्या हो गई ए, दूसरी संख्या हमारी बी, इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर होगा, उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ तथा एलसीएम के गुणनफल के बराबर। इसमें हमें जांच भी करनी है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दूसरे का पहला क्वेश्चन होगा, उसमें हम क्या करेंगे, दोनों के अभाज्य गुणनखंड करेंगे पहले 26 और 91 के। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे। 26 में 2 का भाग देने पर हमें 13 प्राप्त होता है। इसके बाद 13 एक अभाज्य संख्या है, इसमें 13 के अलावा किसी और का भाग नहीं जाएगा, तो 13 से ही भाग दे देते हैं तो 1 आ जाएगा। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 26 बराबर 2 × 13। इसके बाद 91 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसमें सबसे पहले 7 से भाग जाएगा तो 13 बार जाएगा और 13 का भाग 1 बार, तो 91 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 7 × 13। अतः इनका एचसीएफ ज्ञात करेंगे। एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हमारा वो होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पे अब कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन 13 कॉमन है हमारे, तो एचसीएफ भी हमारा 13 हो जाएगा। तथा इनकी न्यूनतम घात क्या है, न्यूनतम घात है इन दोनों पे एक ही है तो एक ही हो जाएगा, तो इसका आंसर भी 13 आ जाएगा। अब हमें एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम क्या होता है, सभी संख्याओं को लेना है तथा उनकी अधिकतम घात लेनी है। यहाँ पे 2 को भी लेना है, 7 को भी लेना है और 13 को भी लेना है। और इनमें अधिकतम घात क्या है, 2 की अधिकतम घात 1 ही है, 7 की अधिकतम घात 1 ही है और 13 की भी अधिकतम घात 1 ही है। तो इनका एलसीएम हो जाएगा हमारा 182। अतः हम जांच करेंगे कि हमें एलसीएम और एचसीएफ सही है या नहीं है। तो कैसे जांच करेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी a × b बराबर एचसीएफ × एलसीएम। हमारा दोनों संख्या क्या क्या है, एक है 26 और एक है 91 और एचसीएफ क्या है हमारा 13 × एलसीएम क्या है 182। अब देखते हैं इनका आंसर क्या आएगा। इन दोनों को गुणा करने पर आएगा हमारा 2367 और इसमें भी इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2367। तो ये हमारा जांच भी हो गई, ये क्वेश्चन सही है कि इन दोनों 26 और 91 का एचसीएफ हमारा क्या आएगा 13 आएगा और एलसीएम क्या आ जाएगा 182। ये जांच भी हो गई। ओके, इसमें दूसरा पार्ट करते हैं। 510 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले 2 से भाग जाएगा तो कितना आ जाएगा, और अब भाग जाएगा 2 से भाग जाएगा नहीं तो 3 से भाग दे देते हैं, तो 3 से भाग जाएगा तो 85। अब 5 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 17 का भाग दे देंगे तो 1। 510 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3 × 5 × 17। अब हमें 92 का अभाज्य गुणनखंड करना है तो क्या हो जाएगा, इनका 2 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा 46। अब 2 से और भाग जा रहा है तो क्या आ जाएगा 23 एक स्वयं अभाज्य संख्या है, इसलिए 23 से ही भाग जाएगा। अब हमें इनका अभाज्य गुणनखंड को लिखना है 2 × 23। अब इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो संख्या दोनों में कॉमन हो तथा कम घात की हो। इन दोनों में कॉमन क्या है 2 है और इसकी घात भी कम है, एक न्यूनतम घात देनी है तो 2 की घात 1 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ इसका एचसीएफ हो जाएगा 2। अब एलसीएम हमारा क्या होता है, सभी संख्याओं को लेना है तथा अधिकतम घात लेनी है।
यहाँ पे देखो सभी संख्या ले लेते हैं, 2, 3, 5, 17 और 23। अब इनमें से अधिकतम घात यहाँ पे 2 कितनी है, 2 की अधिकतम घात 2 है, 3 की 1 ही है, 5 की 1 ही है, 17 की 1 ही है और 23 की 1 ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम, इनको गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर 23,460 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें जांच करनी है कि ये हमारे प्रश्न सही है या नहीं है। तो जांच कैसे करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ तथा एलसीएम का गुणनफल। तो इससे पहली संख्या हमारी कौन सी है, 510 इंटू 92 बराबर एचसीएफ हमारा क्या है 2 इंटू एलसीएम क्या है 23,460। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 46,920 और इसका भी आंसर यही आएगा 46,920। तो ये हमारी ये जांच भी हो गई, ये दोनों हमारे एचसीएफ और एलसीएम सही है। अब हम करेंगे इसका तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में सबसे पहले 336 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो क्या हो जाएगा, पहले 2 से भाग जा रहा है तो 2 से भाग दे देंगे, कितनी बार जा रहा है 1 बार, फिर 1 हासिल का 6 बार, फिर 8 बार। अब 2 का और भाग जा रहा है 8 बार, 4 बार, 2 का और भाग जाएगा 4 बार जाएगा, यहाँ पे 2 का और भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 21। अब 2 का भाग नहीं जाएगा तो हम किसका भाग देंगे 3 का, 7 बार जाएगा तो 7 का यहाँ पर 1 बार। तो हम 336 को क्या लिख देंगे 2 की पावर 4 इंटू 2 4 बार है 1 2 3 4 तो 2 की घात 4 लिख दी, इंटू 3 इंटू 7। अब 54 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले तो क्या हो जाएगा 2 7। अब 3 से 9 बार, 3 से 3 बार, 1 बार। तो 54 को हम क्या लिख देंगे 2 इंटू 3 की घात कितनी है 3 बार, बस यही हो जाएगा। अब इनका एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, जो न्यूनतम घात हो और दोनों में कॉमन हो। यहाँ पे कॉमन क्या क्या है 2 और 3 कॉमन है दोनों में, तो पहले लिख देते 2 और 3 को। तो न्यूनतम घात किसकी है 2 की कितनी है 1 ही है, यहाँ पे 1 दोनों में कॉमन है और इसमें न्यूनतम घात 3 की 1 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। और अब एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम में सब संख्या लेते हैं तथा अधिकतम घात लेते हैं। तो 2 भी लेंगे, 3 को भी लेंगे और 7 को भी लेंगे। 2 की कितनी घात है 4 अधिकतम घात है और 3 की अधिकतम 3 घात है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं वापस 16 इंटू 27 इंटू 7, इनको गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3024। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा 3024। तो हम इसकी जांच करेंगे तो कैसे करेंगे, अब जांच करते हैं। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या हो जाएगा, पहली संख्या 336 इंटू 54 बराबर 6 इंटू 3024। अब इनको गुणा करेंगे तो इसका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 18,144 और इसका भी गुणनफल करेंगे तो सेम ही आएगा, क्योंकि ये तो फॉर्मूला फिक्स है तो फॉर्मूले से आंसर सेम ही आएगा। ये हमारा सिद्ध भी हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, दूसरे क्वेश्चन में 2 संख्या दी थी तो 2 संख्याओं का हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना था। यहाँ पे हमें 3 संख्या दी है तो 3 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है इसमें। तो देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 से भाग जाएगा तो 6 बार, 2 से और जाएगा तो 3 बार, 3 का भाग दे देंगे। तो हम 12 को क्या लिख सकते हैं 12 बराबर 2 इंटू 3, या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 की घात 2
इंटू 3, ये 12 हो गया। अब 15 को कैसे लिखेंगे? 15 का 3 में भाग 3 का भाग जाएगा 15 में, तो 5 बार, 1 बार। 15 को कैसे लिखेंगे हम? 3 इंटू 5। इसके बाद 21 है, इसमें 3 का भाग जाएगा तो शुरुआत में 7 आ जाएगा और 7 हो जाएगा, ये 1 हो गया। तो 21 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 7, ये हो गया हमारा तीनों का अभाज्य गुणनखंड। इसमें एचसीएफ क्या हो जाएगा? जो संख्या कॉमन है और उसकी न्यूनतम घात, इन तीनों में कॉमन क्या है? 3 है, और 3 की न्यूनतम घात क्या है? 1 है। तो इसका एचसीएफ हो गया हमारा 3। एलसीएम क्या हो जाएगा? सभी संख्या लेनी है तथा अधिकतम घात, सभी संख्या हो गई, 2 भी लेना है, 3 को भी लेना है, 5 को भी लेना है और 7 को भी लेना है। अब 2 की अधिकतम घात कितनी है? तो 2 है, तो 2 को घात 2 हो जाएगी। तो इसका एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा? इन सबको गुणा करवाने पर 420, ये हमारा एलसीएम हो गया। इसके बाद हम ये सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो अब इस क्वेश्चन में देखो सारी संख्या है अभाज्य संख्या ही है, तो 17 को हम कैसे लिख सकते हैं? 17 लिखेंगे, या इसमें इंटू 1 कर दो, किसी संख्या से 1 से गुणा करने पर तो वही संख्या वापस आएगी, ठीक है। और 23 को अभाज्य गुणनखंड की यही होगा, तो 23 को भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, 23 इंटू 1, अब है 29, 29 में भी एक बार भाग जाएगा, तो 29 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ होगा हमारा, जब कोई भी संख्या मतलब कॉमन नहीं आए तो एचसीएफ 1 होता है, क्योंकि 1 से तो हर कोई गुणा होता ही है। यहाँ पे भी देखो कोई मतलब यहाँ पे 3 नहीं होता किसी जगह, एक जगह जैसे यहाँ पे 3 नहीं होता, तो हमें यहाँ पे भी क्या है? एचसीएफ हमारा क्या हो जाता? 1 ही होता, क्योंकि जब भी कोई मतलब कॉमन संख्या नहीं हो तो 1 तो कॉमन होती ही होती है सब में, ठीक है। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा हमारा 1। एलसीएम क्या हो जाएगा? सभी संख्या लेनी है, 17 इंटू 23 इंटू 29, और 1 को लो चाहे मत लो, 1 को भी लिख दो तो भी वही आएगी आंसर, तो संख्या वही बनेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इन सबको गुणा करने पर 11,339। अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले हम 8 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 8 का क्या हो जाएगा? 4 बार, 2 को भाग देंगे तो 4 आ जाएगा, फिर 2 से और भाग जाएगा तो 2 बार, और 2 से 1 भाग जाएगा। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 2, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 3। अब 9 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 का भाग जाएगा 3 बार, 3 का भाग जाएगा 1 बार, तो 9 को ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3, या 3 की घात 2। अब 25 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 का भाग जाएगा 5 बार, 5 का भाग जाएगा 1 बार, तो 25 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 5 इंटू 5, या 5 का स्क्वायर। अब इसके एचसीएफ क्या हो जाएगा इनके? इनमें देखो कॉमन क्या है? कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम क्या हो जाएगा? सभी संख्या लेनी है, सभी संख्या ले लो, और इनकी अधिकतम घात, यहाँ पे अधिकतम घात क्या है? 3 है, 3 की 2 और 5 की 2, इन सब को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1800। ओके, यह हो गया हमारा आंसर। इससे आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, चौथा क्वेश्चन। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन चौथा। इसमें क्या बोल रहे हैं? एचसीएफ 306 तथा 657 का क्या होगा? 9 दिया है। इसमें एलसीएम ज्ञात करना है 306 और 657 का। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ है और हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? एक हमें फॉर्मूला पढ़ा है हमें दो संख्याओं का गुणनफल
बराबर HCF इंटू LCM। अब इन दो संख्याओं को मैं A इंटू बी मान लूँ, या तो पहली संख्या मान लो ये है, ये वाली है A, ये हो गई B, तो इन दोनों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा HCF इंटू LCM। तो अब क्या करेंगे हम, A की जगह हम 306 रख देंगे, दोनों संख्या दी हुई है हमें, और B की जगह हम रख देंगे 657, और HCF की जगह क्या रख देंगे 9, और LCM हमें ज्ञात करना है। तो LCM ज्ञात करने के लिए अब क्या हो जाएगा, LCM बराबर 306 इंटू 657/9। अब 9 का भाग दे दो, या 3 से कटेगा, ये 3 बार, 3 से कटेगा ये 102 बार। ठीक है, अब ये 3 से कटेगा वापस, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 4 तिया 12, तो LCM हमारा क्या हो जाएगा 34 इंटू 657। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 22,338। ये हो जाएगा हमारा LCM। ये सिंपल क्वेश्चन है, अगर ये आपको फॉर्मूला याद है तो ये इसका आंसर सिंपल निकल जाएगा। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नावली 1.2 का 5वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन उदाहरण नंबर 5 की तरह ही है। क्या है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। उसमें क्या था, हमें 4 की पावर n दिया हुआ था, यानी 4 की घात n दिया हुआ था, इसमें 6 की घात n दिया है। ये बोल रहा है कि इसके कोई मतलब घात करने पर कोई ऐसी संख्या जो 0 पर समाप्त होगी क्या। जैसे कि यहाँ पे है 6 की पावर n, जहाँ n क्या है हमारा प्राकृत संख्या, जहाँ प्राकृत संख्या है, क्या है प्राकृत संख्या, कौन सा n, जो 1 से शुरू होती है अनंत तक जाती है। ये हो गई प्राकृत संख्या n का मान। अब हम n का मान एक एक पुट करके देखते हैं। 6 में यहाँ पे n की जगह 6 की घात 1 बराबर 6 हो जाएगा, 6 की घात 2 बराबर 36 हो जाएगा। ऐसे कर करके आगे चलते जाएंगे, पुट करते जाएंगे। ठीक है, 6 की घात 3 256। अब इसमें हमें पता करना है कि कहीं ना कहीं यहाँ इकाई का अंक 0 आएगा क्या। जैसे यहाँ पे है, जैसे 240, यहाँ पे इकाई का अंक क्या है 0 है, या ये 0 पर संख्या समाप्त हो रही है। इसमें भी हमें पता करना है कहीं ना कहीं ये आएगी या नहीं आएगी। इकाई के अंक 0 आने के लिए क्या कंडीशन होती है, मैंने उदाहरण नंबर 5 में पढ़ाया था, वापस एक बार यहाँ पे देख लेते हैं इसी एग्जाम्पल को लेकर। 240 है तो हम क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 120, अब 60 बन जाएगा, 2 से और भाग देंगे तो 30 आ जाएगा, 2 से और भाग दे देंगे 15, अब 2 से हो जाएगा नहीं, 3 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा 5 बार जाएगा, और 5 1। 240 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखो संख्या के अंत में 0 या 0 पर समाप्त होने वाले संख्या की कंडीशन क्या है, कम से कम उसमें एक बार तो 2 आए और एक बार 5 आए। कम से कम एक बार ये आने ज़रूरी है, इससे अधिक भी आ सकते हैं लेकिन एक बार तो ये आने ज़रूरी है। तो इससे क्या होगा, 2 इंटू 5 बन के क्या मिल के क्या बना रहे हैं 10 बनाते हैं। तो 10 के इकाई का अंक क्या होता है 0 होता है। इसलिए इनके अभाज्य गुणन करने पर हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, 2 और 5 प्राप्त होने चाहिए। तो अब देखते हैं इसमें क्या है, 2 और 5 प्राप्त होते हैं कि नहीं होते हैं। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर n बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर n। देखो इसमें 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि ये 0 पे समाप्त होगी, ये नहीं होगी 0 पे समाप्त, क्योंकि इसमें 5 नहीं है। ठीक है, तो अब इसको लिख देंगे, चूँकि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों
में 5 उपस्थित नहीं है, 5 उपस्थित नहीं है, अतः ये संख्या कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। इसके लिए आप एक नोट लिख दो। नोट क्या होगा? यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड गुणनखंडों में कम से कम एक बार 2 एवं 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हो तो वह संख्या 0 पर समाप्त होगी या उसका इकाई का अंक 0 होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। ये उदाहरण नंबर 5 की तरह ही है सेम।